फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सब हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, मेंबर नहीं है पर पार्ट है। बिल जो दोनों हाउस से पास हुआ है उसमें प्रेसिडेंट की असेंट लगती है, तभी वो लेजिस्लेशन बनता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है समन, प्रोरोग और डिसॉल्व करने की। एड्रेस करते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इशू करते हैं ऑर्डिनेंस। अगर ईदर ऑफ द हाउस जो है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक या दोनों फंक्शन में ना हो, ठीक है, दोनों की सिटिंग ना हो, सेशन में ना हो, तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और फर्स्ट सिटिंग जो होती है, फर्स्ट सेशन जो होता है, उसकी फर्स्ट सिटिंग को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट जो है। फर्स्ट सिटिंग को, फर्स्ट सेशन की फर्स्ट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। उसके अलावा जो फर्स्ट इलेक्शन के बाद फर्स्ट सिटिंग रहती है उसको भी एड्रेस करते हैं। इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन को भी एड्रेस करते हैं और एनुअली भी। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपोजिशन की, बात करेंगे तो लोकसभा में बात करेंगे तो 550 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। 530 जो होते हैं वो स्टेट से होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और 20 जो होते हैं यूनियन टेरिटरी से होते हैं, इलेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, ये यूटी एक्ट 1965 का है, वो प्रोवाइड करता है फॉर फ्रॉम द यूटी ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली या दमन दीव। ठीक है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोकसभा में। नॉमिनेशन का था वो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसने जो एंग्लो इंडियन के लिए जो नॉमिनेशन था वो हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। 238 जो होते हैं उसमें स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट रहता है। शेड्यूल 4 के अंदर जो है इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर है, वो इलेक्ट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट से। सीट जो होती है इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन होती है, और दूसरा यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यहाँ भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जो कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जो है उसे उन्हें इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया होता है। इसमें और आउट ऑफ द 9 यूनियन टेरिटरीज केवल 3 यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर जो है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। लोकसभा में सभी का रिप्रेजेंटेशन था, राज्यसभा में जो है केवल 3 का रिप्रेजेंटेशन होता है। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12 मेंबर का नॉमिनेशन होता है जो गवर्नर करते हैं, और यहाँ प्रेसिडेंट करते हैं। राज्यसभा के केस में प्रेसिडेंट करते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में गवर्नर करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में गवर्नर करते हैं। 12 मेंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेटेड होते हैं 12 मेंबर्स। सिस्टम ऑफ इलेक्शन की बात करेंगे लोकसभा में। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी होती है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच में टेरिटोरी का डिवीजन होता है। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंश्योर करता है देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टू रिस्पेक्ट। एक तो दो स्टेट के बीच में भी रिप्रेजेंटेशन पैरिटी होगी, और विद इन ए स्टेट जो टू कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें पैरिटी होगी। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा रीएडजस्टमेंट होगा आफ्टर ईच सेंसस। पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर की गई है कि डिटरमाइन करना है अथॉरिटी ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, और रिजर्वेशन होगी सीट्स SC ST के लिए। रिजर्वेशन जो है सीट्स SC ST के लिए ये 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया है 2030 तक के लिए। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, और ये होता है, इसमें जो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो इलेक्टेड हो जाएगा। नोटा इस पर अप्लाई होता है, नोटा होता है, पर नोटा के जो वोट्स होते हैं वो काउंट नहीं होते। नोटा के वोट्स जो है वो काउंट नहीं होते। अगर इवन इफ नोटा को हाईएस्ट वोट मिले, नन ऑफ द अबव को हाईएस्ट वोट मिले, तो भी उसके बाद जो पर्सन, एक इंडिविजुअल जिसको हाईएस्ट वोट मिले नोटा के बाद भी, तो वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में इलेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे ड्यूरेशन दोनों हाउस के। तो लोकसभा जो होते हैं 5 साल के लिए होता है, ये डिजॉल्व हो सकता है 5 साल के पहले भी। प्रेसिडेंट जो है डिजॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, और उससे प्रेसिडेंट डिजॉल्व कर सकते हैं, उससे चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। टर्म जो होता है लोकसभा का वो एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। पर एक्सटेंशन जो है वो कंटिन्यू होता है बियॉन्ड 6 मंथ। अगर इमरजेंसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए, इमरजेंसी जो है वो सीज टू एग्जिस्ट, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो है लोकसभा का टेन्योर खत्म हो जाता है। राज्यसभा की बात करें तो ये कंटिन्यूस चैम्बर रहता है। 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं और या फिर नॉमिनेट होते हैं।
ये परमानेंट बॉडी है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। इसके टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर जो है वो फिक्स नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म ऑफ मेंबर जो है उसे फिक्स नहीं किया है और पार्लियामेंट के ऊपर ये छोड़ा है। तो पार्लियामेंट ने 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उस पर डिसाइड किया कि 6 साल का टेन्योर रहेगा, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो इलेक्ट होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कर्टेल करने के लिए टर्म ऑफ द मेंबर। 1951 का जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो टर्म जो है उसे कर्टेल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन होने चाहिए, ओथ लेनी है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर, 25 लोकसभा के लिए 25 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन अगर होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, सिटीजन दूसरी कंट्री के ले लिया है और डिस्क्वालीफाइड है अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए इलेक्टर फॉर द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। राज्यसभा के लिए इलेक्टर होना चाहिए उसी स्टेट से पहले था। अब किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। अगर आप राज्यसभा से इलेक्ट होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी स्टेट से आप उसी स्टेट से इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी उसी स्टेट के इलेक्टर हो, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं आप। पहले यही था कि उसी स्टेट के होने चाहिए, अब जरूरी नहीं है। मेंबर जो है SC ST के, किसी भी स्टेट के और यूनियन टेरेटरी के कंटेस्ट कर सकते हैं रिजर्व सीट से, ठीक है। पर एक पर्सन जो SC ST नहीं है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता है रिजर्व सीट से, पर SC ST जो है वो ऑन रिजर्व सीट से भी जो है कंटेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो अगर गिल्टी है इलेक्शन ऑफेंस के लिए गिल्टी है, कन्विक्शन अगर 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन हुआ है, 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन हुआ है पर इस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन इंक्लूड नहीं है। अगर वो जो कंटेस्टेंट है वो फेल होते हैं लॉन्च करने के लिए अपना अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस। चौथा, इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अगर उनका इंटरेस्ट है और इंगेज्ड है, ठीक है। और डायरेक्टर है, मैनेजिंग एजेंट है और होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन जहाँ गवर्नमेंट का स्टेक एटलीस्ट 25% है। अगर डिसमिस किया गया है गवर्नमेंट सर्विस से, कन्विक्टेड है एनिमिटी प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप में अंदर, पनिश्ड है, पनिश किया गया है प्रीच करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए सोशल क्राइम जैसे कि अनटचेबिलिटी, डॉरी और सती। यहाँ नोट करना है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन में जो एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन 10 शेड्यूल जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया था, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन बात की है डिफेक्शन के ग्राउंड पे। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं। डिसीजन होते हैं इनका वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है कि हो तो होल्ड केस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के उनकी जो जजमेंट है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। कब डिस्क्वालीफाई होते हैं डिफेक्शन पे, अगर वॉलंटरी गिव अप करते हैं मेंबरशिप पार्टी की और वोट करते एब्सटेन करते हैं, वोट करते हैं कॉन्ट्रेरी टू द ओपिनियन। और या तो अगर एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अगर ज्वाइन करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पार्टी को तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। और नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं तो डिस्क्वालीफाई होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब सीट वैकेंट कब होती है। सीट वैकेंट होती है इसमें 5 चीज़ें। एक तो है डबल मेंबरशिप। RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहा गया है कि अगर इलेक्टेड हो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो 10 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते तो राज्यसभा में सीट जो है वो खाली हो जाएगी, राज्यसभा की सीट जो है खाली समझी जाएगी, माना जाएगा आप लोकसभा के मेंबर हो। अगर सिटिंग मेंबर जो है एक हाउस का इलेक्ट होता है दूसरे हाउस में तो फर्स्ट हाउस की सीट वैकेंट मानी जाएगी। दोनों सीट की अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में एक ही टाइम पे इलेक्ट हुए तो राज्यसभा की सीट वैकेंट मानी जाएगी 10 दिन के अंदर इन्फॉर्म नहीं करते तो। अगर लोग पहले से मेंबर थे किसी में और फिर दूसरे में हाउस में मेंबर बनते हो तो दूसरे हाउस में मेंबर बनने के बाद पहले हाउस की मेंबरशिप अपने आप चली जाएगी, ठीक है। और अगर पर्सन जो इलेक्ट होता है 2 सीट में इलेक्ट होता है तो उनके पास ऑप्शन होता है कि डिसाइड करना किसी भी एक सीट को। अदरवाइज अगर डिसाइड नहीं करते हैं तो दोनों सीट जो है वो वैकेट हो जाएगी। मान लो मैं 2 जगह से इलेक्शन लड़ता हूँ, राजकोट से और वाराणसी, दोनों से जगह से लड़ता हूँ, दोनों जगह जीत जाता हूँ तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कि मुझे राजकोट की सीट चाहिए, वाराणसी की चाहिए। अगर मैं डिसाइड नहीं करता तो दोनों सीट मेरी जो है वैकेंट हो जाएगी। और लास्ट है, अगर पर्सन जो इलेक्ट होता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में तो उसके पास 14 डेज होते हैं। अगर वो 14 डेज के अंदर अंदर बताते नहीं है तो पार्लियामेंट बिकम्स वैकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 डेज।
पार्लियामेंट की सीट जो वेकेट हो जाएगी अगर 14 डेज़ के अंदर वो इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में लेना है या पार्लियामेंट में रहना है। तो ये हो गई डबल मेंबरशिप। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के ग्राउंड पे हो सकता है 10 शेड्यूल में। तो ये पहला हो गया डबल मेंबरशिप, दूसरा हो गया डिस्क्वालिफिकेशन, तीसरा है रेजिग्नेशन। एक पर्सन जो है राइटिंग में दे सकते हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर को। चेयरमैन और स्पीकर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने से मना कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये रेजिग्नेशन जो है वॉलंटरी नहीं है तो। उसके अलावा एब्सेंस, 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट है विदाउट द प्रायर परमिशन, 60 डेज में ये जो अगर हाउस जो है एजेंट है 4 डेज से ज़्यादा के लिए कंसिक्यूटिवली, तो ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। 60 डेज मतलब कि कंटिन्यूस 60 डेज। अगर वहाँ हाउस जो है 4 दिन से ज़्यादा का गैप लिया है, छुट्टी है, तो उसमें उसको है ना 60 दिन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अदर केस, जब सीट वैकेट होगी, अगर इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, अगर मेंबर को एक्सपेल किया गया हाउस से, ठीक है, और मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, गवर्नर बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ले डाउन कर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ले डाउन करता है, कोई भी प्रोसीजर ले डाउन नहीं करता है डिक्लेयर करने के लिए इलेक्शन को वॉइड। ये मैटर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का वो एनेबल करता है हाई कोर्ट को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी इलेक्शन को वॉइड। और ही कैन ऑल्सो अपील टू सुप्रीम कोर्ट, एक इंडिविजुअल जिसका इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ओथ, ओथ और अफर्मेशन की बात करेंगे बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट और अदर पर्सन जो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, वो एडमिनिस्टर करेगा ओथ। एमपी जो होती है वो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वोट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रोसीडिंग में ओथ लिए बिना, और इंजॉय नहीं करते पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी जब तक वो ओथ नहीं लेते। ओथ लेते हैं कि अपोल्ड करना है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को, बेयर करना है थ्रू फेथ एंड एलिजेंस, और फेथफुली डिस्चार्ज करना है अपनी ड्यूटी को। तो अपहोल्ड करना है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, और डिस्चार्ज करना है अपनी ड्यूटी को फेथफुली और कंसेंशुअसली। सैलरी अलाउंस की बात करेंगे तो ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। सैलरी अलाउंस एक्ट है 1954 का, कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन का कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर पार्लियामेंट जो है उसने प्रोवाइड किया है पेंशन मेंबर को, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है पेंशन का, ठीक है। सैलरी अलाउंस जो स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट टू वोट नहीं है। ये सैलरी अलाउंस जो होती है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और वो सब्जेक्ट टू वोट नहीं है। उसके बाद बात करेंगे प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं। स्पीकर के इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट किया जाता है अमंग इस मेंबर। इनका डेस्क जो होता है, डेट ऑफ इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो फिक्स करते हैं इलेक्शन की डेट। इनकी ऑफिस जो है प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर की जो ऑफिस है वो वैकेट हो जाती है अगर वो लोकसभा मेंबर से मेंबरशिप लूज़ कर देते हैं अगर, तो अगर वो रिज़ाइन करते हैं, डिप्टी स्पीकर को राइटिंग में देके रिज़ाइन करते हैं, या फिर एक रेजोल्यूशन पास होता है इनके रिमूवल के लिए और वो पास हो जाता है, 14 डेज़ की प्रायर नोटिस दी जाती है स्पीकर को, ठीक है। अगर उनका रिमूवल अंडर कंसिडरेशन तो है तो प्रेसिडेंट जो है एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ हाउस वोट करते हैं, और वो जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं अगर मोशन रिमूवल का मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर की पोस्ट जो है वैकेट नहीं होती, स्पीकर तब तक ऑफिस में बने रहते हैं जब तक कोई नया स्पीकर जो है इलेक्ट नहीं हो जाता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो किसी भी सेपरेट ओथ नहीं लेते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कोई सेपरेट ओथ नहीं होती है। जैसे उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो उन्होंने जो ओथ ले ली, उनकी कोई सेपरेट ओथ नहीं होती है, ये याद रखना है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सेपरेट ओथ नहीं होती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो है उससे ओरिजिनेट हुए, मॉन्टेगू चैम्सफॉर्म, मॉन्टेगू चैम्सफॉर्म रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इससे ओरिजिनेट हुए। उसके बाद रूल की बात करेंगे तो स्पीकर जो है वो हेड करते हैं लोकसभा को और उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये गार्जियन होते हैं, गार्जियन ऑफ पावर और प्रिविलेज होते हैं मेंबर की। ये प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होते हैं हाउस के और डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट्री मैटर्स, जो इनका डिसीजन होती है वो फाइनल होती है। ये चेयर करते हैं बिजनेस एडवाइजरी रूल कमेटी को, जनरल पर्पस कमेटी को। बिजनेस एडवाइजरी रूल एंड जनरल पर्पस, ये 3 कमेटी याद रखनी है। BRG, GRB, जनरल पर्पस रूल एंड बिजनेस एडवाइजरी। इसके बाद बात करेंगे सोर्स ऑफ पावर की बात करेंगे तो सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोसीजर रूल ऑफ प्रोसीजर है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। उसके बाद बात करेंगे पावर और फंक्शन की बात करेंगे तो पावर और फंक्शन क्या होते हैं स्पीकर के, तो ये मेंटेन करते हैं ऑर्डर और डेकोरम, ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, रूल ऑफ प्रोसीजर के और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लोकसभा के, और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट जो है उसके फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं। एजेंट करते हैं हाउस को और सस्पेंड करते हैं मीटिंग को, एब्सेंस ऑफ कोरम, अगर कोरम नहीं है तो ये कास्ट करते हैं वोट। केस ऑफ टाई, अगर टाई होता है तो ये कास्टिंग वोट होती है, इनके पास कास्टिंग होती है। प्रेसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को, जो प्रेसिडेंट ने समन किए उन्हें उसे ये प्रेसाइड करते हैं। अलाउ करते हैं सेक्रेट सिटिंग को, अगर लीडर ऑफ हाउस जो है वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं ये अलाउ करते हैं। ये डिसाइड करते हैं जो बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा टेस्ट शेड्यूल के अंदर।
डिफेक्शन के केस में ये एक्ट करते हैं एक्स ऑफिसर चेयरमैन। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है उसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, और कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके भी एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सभी चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं लोकसभा में और सुपरवाइज करते हैं उनके फंक्शनिंग को। ये हो गई पावर ऑफ फंक्शन। अब इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी की बात करेंगे। इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इन्हें रिमूव किया जा सकता है रिजोल्यूशन से। ये रिजोल्यूशन जो है 50 मेंबर पास करते हैं, एटलीस्ट 50 मेंबर पास करते हैं। इनको सिंपल मेजोरिटी से रिमूव किया जा सकता है। सैलरी और अलाउंस जो है वो फिक्स होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा और चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इनके वर्क को कंडक्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकते लोकसभा में, एक्सेप्ट अगर सब्सटेंटिव मोशन आता है तभी डिस्कस किया जा सकता है। अदरवाइज इनके फंक्शन और रोल और इनके वर्क को कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। इनकी पावर ऑफ इनकी पावर जो है रेगुलेट करने की, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेन करना ऑर्डर हाउस में, वो सब्जेक्ट टू वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। इनकी रैंक जो है 7th है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनकी रैंक 7th है सीजीआई के साथ, सीजेआई के साथ। स्पीकर जो होते हैं वो रिज़ाइन नहीं कर सकते। स्पीकर जो है वो रिज़ाइन नहीं करते मेंबरशिप से। ऑफिस पार्टी जब वो इलेक्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जो पार्टी की मेंबरशिप है उससे रिज़ाइन करे। अगर वो स्पीकर एक मेंबर जो है स्पीकर की तरह इलेक्ट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिज़ाइन करे। स्पीकर प्रोटेम क्या होते हैं? ये टेम्प्रेरी ऑफिस होती है। प्रेसिडेंट जो होता है अपॉइंट करते हैं इनको। ये यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट जो है एडमिनिस्टर करते हैं स्पीकर प्रोटेम की ओथ को। ये प्रेसाइड करते हैं फर्स्ट मीटिंग न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की। ये एडमिनिस्टर करते हैं ओथ न्यू मेंबर जो होते हैं लोकसभा के उनको। और ये इनेबल करते हैं कि हाउस जो है इलेक्ट करे न्यू स्पीकर को। और इनकी ऑफिस जब न्यू स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं तो इनकी ऑफिस जो है स्पीकर प्रोटेम की ऑफिस जो होते हैं सीज टू एग्जिस्ट। पैनल ऑफ चेयरपर्सन की बात करेंगे तो लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं अंडर द रूल ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। ये प्रिसाइड करते हैं जब स्पीकर एब्सेंट रहे या डिप्टी स्पीकर एब्सेंट रहे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट है तो ये प्रिसाइड करते हैं। ये होल्ड करते हैं ऑफिस अंटिल न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है नॉमिनेट किया जाए। ये डिटरमाइन करते हैं हाउस जो डिटरमाइन कर सकता है एनी पर्सन एज ए स्पीकर अगर नो मेंबर ऑफ पैनल और चेयरपर्सन जो है वो प्रेजेंट है। अगर कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है, चेयरपर्सन पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है प्रेजेंट नहीं है, तो स्पीकर जो हाउस डिसाइड करेगा कौन प्रेसाइड करेगा। ये प्रेसाइड नहीं कर सकते ओवर द हाउस जब ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वैकेंट है। अगर वो एब्सेंट है तो ये प्रेसाइड कर सकते हैं, अगर वैकेंट है तो प्रेसाइड नहीं कर सकते। अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे और अपॉइंट करेंगे किसी भी मेंबर को प्रेसाइड करने के लिए। अगर एब्सेंट हो तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन डिसाइड कर सकते हैं, पर अगर वैकेंट है, पोस्ट वैकेंट है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, तो इस केस में जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है। फिर बात करेंगे डिप्टी स्पीकर। ये इलेक्ट होते हैं, ये भी मेंबर होते हैं लोकसभा के। इनका डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो स्पीकर फिक्स करते हैं और स्पीकर का जो है वो प्रेसिडेंट फिक्स कर रहे थे। ये परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़ स्पीकर की जब स्पीकर की पोस्ट जो है वैकेंट है एब्सेंट है। ये प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो ये सबॉर्डिनेट नहीं है, सबॉर्डिनेट पोस्ट नहीं है, स्पीकर के सबॉर्डिनेशन में नहीं है इनकी पोस्ट। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस को। जब ये अपॉइंट होते हैं एज ए मेंबर तो ये प्रिसाइड करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को। अगर ये किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रिसाइड करते हैं उसे। ये उसके चेयरमैन बन जाते हैं। 11 लोकसभा से कंसेंसस है, 11th लोकसभा से कंसेंसस है कि स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा और डिप्टी स्पीकर जो होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। इनके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है टाई टाई के केस में। अगर ये प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को, वैकेंसी ऑफ डिप्टी स्पीकर 3 केसेस में हो सकती है। अगर ये हाउस की मेंबरशिप गवा दे, लोकसभा की मेंबरशिप गवा दे, अगर ये रिजाइन कर देते हैं और रिजोल्यूशन पास होता है 14 डेज़ की प्रायर नोटिस के साथ कि इनको रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास होता है तो। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा को जो प्रेसाइड करते हैं उन्हें हम चेयरमैन बोलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, ये प्रेसाइड करते हैं राज्यसभा को। इनको रिमूव किया जा सकता है ओनली इफ द अगर उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिमूव किया गया तभी उन्हें एज ए चेयरमैन रिमूव किया जाएगा। चेयरमैन जो है वोट नहीं कर सकते फर्स्ट इंस्टेंस में, और उनके पास कास्टिंग वोट होती है इन केस ऑफ टाई। ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते चेयरमैन। ये मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं, एलिजिबल होते हैं पर मेंबर नहीं होते हैं। ये स्पीकर जो होते हैं डिसाइड करते हैं मनी बिल और उनकी डिसीजन फाइनल होती है। तो स्पीकर जो है कुछ एडिशनल पावर इंजॉय करते हैं जो चेयरमैन इंजॉय नहीं करते। पहला तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि वेदर एक बिल मनी बिल है कि नहीं है, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं और स्पीकर जो है जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। ये पावर जो है चेयरमैन के पास नहीं है। स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को, पर चेयरमैन के पास पावर नहीं है कि वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कर सके। अब बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन जो वो इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के मेंबर होते ही है। ये सबऑर्डिनेट पोस्ट नहीं होती है।
राज्यसभा में ये जो होते हैं चेयरमैन, जो डिप्टी चेयरमैन, जो चेयरमैन की सबॉर्डिनेशन पोस्ट नहीं होती है, ये ऑफिस जो है वैकेट कर देते हैं अगर वो मेंबरशिप लूज़ कर देते हैं या फिर रिज़ाइन करते हैं या फिर मोशन आता है रिमूवल के लिए इनके रिमूवल के लिए, और 14 डेज प्रायर नोटिस दी जाती है इनको। ठीक है। अब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, लोकसभा केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन था, यहाँ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है। ये नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के रूल के अंदर। चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करते हैं, वन ऑफ देम जो है प्रेसाइड करते हैं अगर चेयरमैन एब्सेंट है और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट है तो। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होते हैं। सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो उनके सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन जो वो रेगुलेट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करता है, पार्लियामेंट जो है उनकी सर्विस कंडीशन को रेगुलेट करता है। हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो परमानेंट ऑफिसर होते हैं जो हेड करते हैं, जिन्हें प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो सेक्रेटरीट जो है, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसे हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल, और उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब बात करेंगे लीडर पार्लियामेंट में, लीडर इन पार्लियामेंट की बात करेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन, बोथ द हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करते हैं। एक पार्टी जिसे 1/10 एटलीस्ट सीट मिली है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, 1/10 एटलीस्ट सीट मिली है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। हाँ, तो इनको एटलीस्ट 1/10 सीट मिली है तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन है। ये इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, लीडर ऑफ अपोजिशन जो उन्हें स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला 1977 में। इनकी सैलरी अलाउंस और अदर फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर होती है। फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था 1969 में, और स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1977 में, पहले रिकॉग्नाइज हुआ फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। यूएसए में इसे हम माइनॉरिटी लीडर कहते हैं। विप क्या होता है? विप की बात करेंगे तो विप जो है ये ना ही मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही मेंशन है रूल ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, कहीं मेंशन नहीं है। ये बेस्ड है कन्वेंशन पे, बेस्ड है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे बेस्ड है। बोथ रूलिंग और अपोजिशन पार्टी जो होती है उनकी ओन विप होती है। ये सर्व करते हैं एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर की तरह वर्क करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करना अटेंडेंस मेंबर की, सिक्योर करना सपोर्ट। ये रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं बिहेवियर। और ये मेंबर्स जो है वो सपोज किया जाता है कि फॉलो करे वो डायरेक्टिव जो विप ने दिया है, और विप जो है डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। इसके बाद बात करेंगे लीडर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस बोथ दोनों हाउस में लीडर। ये एक्सरसाइज करता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, ये एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। हाँ, तो लीडर ऑफ हाउस जो है ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंशन नहीं है। ये मेंशन है रूल ऑफ द हाउस में। प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा में मेंबर है तो वो लीडर होते हैं। मिनिस्टर जो मेंबर है लोकसभा के, अगर उन्हें नॉमिनेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो वो लीडर हो जाते हैं। लीडर ऑफ हाउस जो होते हैं राज्यसभा में वो मिनिस्टर होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं या फिर नॉमिनेट किए गए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वो कैन ऑल्सो नॉमिनेट और डिप्टी लीडर। प्राइम मिनिस्टर जो है डिप्टी लीडर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इन्हें हम मेजोरिटी लीडर भी कहते हैं यूएसए में।